सो हेलो एवरीवन। अब यूनिट वन का जो हमारा मेन टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस, हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने जितने भी शेप्स पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये जितने भी शेप्स आप पढ़ रहे हो ना अब तक, ये सब आते हैं एक हेडिंग के अंदर जिनको कहते हैं हम लोग कॉनिक सेक्शंस। अच्छा, इसे कॉनिक सेक्शन बोलते क्यों हैं? देखो, इसको कॉनिक सेक्शन इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई कोन है। मैं आपको इसका एक डेरिवेशन नहीं कराऊंगा बिकॉज वो डेरिवेशन काफी खतरनाक है। खतरनाक क्या है वो बीएससी में कराई भी नहीं आती। अब आप मान लो इस कोन का आपने एक कट मारा, ऐसे प्लेन से एक कट मारा, तो आपको जो एक कर्व मिलेगा वो एक सर्कल होगा। फाइन, ठीक है। वहीं पर अगर आपने इस कट को ऐसे मार दिया, ऐसे इस तरह कट मारा, तो आपको जो शेप मिलता है वो एक एलिप्स मिलता है। ठीक है। सिमिलरली, मतलब बेसिकली एक कोन है, आपके पास एक कोन है, इसका और एक प्लेन का जब आप इंटरसेक्शन करते हो, कोन एक सरफेस है, प्लेन एक सरफेस है, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करके अलग अलग सेक्शंस करते हो, आपने इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, ऐसे काट दिया तो एक लाइन मिल गई। ठीक है। तो होता क्या है कि आपको अलग अलग शेप्स मिलते हैं, और वो सारे शेप्स आपके हो सकते हैं, पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको कॉनिक सेक्शन। ठीक है। ये तो एक इंट्यूटिव डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, थ्री डायमेंशनल डेफिनेशन है इसकी। अमूमन जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं इसमें कॉनिक सेक्शंस में, वो क्या होती है, ध्यान सुनना। ये एक लोकस होता है, ये इसकी टू डायमेंशनल डेफिनेशन है जो मैं कराने जा रहा हूँ अभी। कॉनिक सेक्शन की टू डायमेंशनल डेफिनेशन है इसकी। मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट है, ध्यान सुनना मेरी बातों को, ठीक है। एक बार आप समझ जाओगे सब समझ आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है मेरे पास पी। ध्यान सुनना। अब मान लो मेरे पास एक गिवन पॉइंट है एस। ये एस कैसा है? ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? फिक्स्ड पॉइंट। और मेरे पास एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है। एक फिक्स पॉइंट एस है और एक फिक्स्ड लाइन है। क्या है? फिक्स लाइन है। अब मैंने इस पी पॉइंट को बोला कि भाई तुम चलो। मैंने इस पी पॉइंट को बोला कि तुम चलो, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि तुम्हारी डिस्टेंस इस लाइन से, मान लो इस पॉइंट को मैं एम बोल दिया, ये इस पॉइंट की जो मेरा मूविंग पॉइंट है, क्या है मेरा? ये मेरा जो मूविंग पॉइंट है, इस मूविंग पॉइंट की जो डिस्टेंस है लाइन से, फिक्स लाइन से, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है जो इस फिक्स पॉइंट से। ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, और इस पी पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से, जो तो दो डिस्टेंस है ना, यानी कि यानी कि पी एस अपॉन पी एम, इन दो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहे। मैंने कहा भैया पॉइंट पी तुम चलो, लेकिन शर्त ये है तुम्हारी कि इस लाइन से तुम्हारी डिस्टेंस जो होगी और इस एस से तुम्हारी डिस्टेंस जो होगी, वो डिस्टेंस क्या रहे? हमेशा कांस्टेंट रहे, उनका रेशियो कांस्टेंट रहे। तो जो ये लोकस ट्रेस करता है, जो ये लोकस ट्रेस करता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉनिक सेक्शन। ये है मेरा कॉनिक सेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है? कॉनिक सेक्शन इज नथिंग बट लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस है, मतलब इस पॉइंट का बिंदु पथ है, इसका पाथ है। लेकिन ये पॉइंट क्या फॉलो कर रहा है? ये पॉइंट एक कंडीशन फॉलो कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर? ओके। अब देखो, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये जो फिक्स पॉइंट हमको दिखा, ये फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, जो कि आप लोग पढ़े हुए इससे पहले थोड़ा सा। अब आप इन सब चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, हम लोग जो पढ़े थे इससे पहले। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, और ये जो फिक्स लाइन है इसी का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स लाइन का नाम ही है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। और ये जो कांस्टेंट आता है रेशियो, ये जो रेशियो है इसका जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं ई, मतलब कि इसेंट्रिसिटी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, फाइन।
कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फिक्स फोकस क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली फिक्स लाइन जो होती है और जो फिक्स पॉइंट होता है वो होती है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस रिस्पेक्टिवली, और जो रेशियो है इस पॉइंट का फ्रॉम द लाइन एंड पॉइंट का जो रेशियो वो है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, पी एस अपॉन पी एम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ओके। अब आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इसको याद रख लेना अच्छे से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल डेफिनेशन। क्या है ये? जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। समझ में आ गया? ठीक है, देखो इसमें याद क्या करना है। इस इक्वेशन में आपको याद करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग कहते हैं ए, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट कहते हैं बी। एक्स वाई के कोफिशिएंट को जब 1/2 से डिवाइड करोगे, ध्यान सुनो मेरी बात को, एक्स वाई के कोफिशिएंट को अगर 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एच। ठीक, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा जी। वाई के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एफ। और कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं सी। यानी कि आपको कोई भी इक्वेशन दिख जाए कॉनिक की, आपको कॉनिक की कोई भी इक्वेशन दिख जाए, आपको ए बी एच जी एफ सी इनको निकाल के रख लेना है, बिकॉज सारे के सारे फॉर्मूले इन्हीं पे चलने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको इक्वेशन दिखे आपको ए बी एच जी एफ सी निकाल लेना है। जैसे मान लो इक्वेशन देता हूं मैं आपको कि 2x² माइनस 3y² प्लस 4xy माइनस 6x प्लस 7y माइनस 9 बराबर 0। मान लो ये इक्वेशन ऑफ कॉनिक है। इसमें ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई -3, एच की वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2 से 1/2 से मतलब 4/2 2 हो गई। फिर यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 हो गई। ठीक, और लास्ट में एच जी एफ, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -9 हो जाएगी। मतलब आपको कोई भी इक्वेशन देखनी है कॉनिक की और ये सारे कांस्टेंट के टर्म्स आपको निकाल के रख लेने हैं। एक बार इसे आपके सामने हो जाएंगे, आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपको बेसिकली ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है आपका, इसको निकालना आना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक दी होती है तो मैं इस कॉनिक का x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालूंगा। कोई भी कॉनिक हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला, अब मैं ये सब टर्म नहीं यूज करने वाला, अब मैं सीधे कॉनिक यूज करूंगा। कॉनिक वर्ड का मतलब होता है कोई भी शेप हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन सब के लिए जो टेंजेंट होगा पॉइंट पे उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, एक्स x1 रख दोगे, वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, वाई y1 रख दोगे। ठीक है, एक्स की जगह क्या रख दोगे 1/2 x प्लस x1 रख दोगे, वाई की जगह क्या रख दोगे 1/2 वाई प्लस y1 रख दोगे। और जहां जहां एक्स वाई आएगा वहां क्या कर दोगे, वहां पे 1/2 x y1 प्लस y(x1) रख दोगे। बस, ये आपका टेंजेंट दे देगा आपको, टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन किस पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे, ये सरफेस पे पॉइंट होगा। मान लो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग पोल्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला। क्वेश्चन है आपके पास कि x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस 2x इक्वल टू 0। ये कॉनिक है, आपको 1,2 पे टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट की क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर की जगह x(1) मतलब कि x इंटू 1 रख देना है, प्लस 2 एक्स वाई की जगह 1/2 x y1 प्लस y(x1) प्लस y स्क्वायर की जगह y(y1) प्लस 2 एक्स की जगह 1/2 x प्लस x1। लो इक्वल टू 0, आ गया आपका इक्वेशन। तो x प्लस 2x प्लस y प्लस 2y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, 4x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। लो आ गया आंसर। टेंजेंट टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, ऐसे करना होगा इनको। ठीक है,
अब आते हैं कि कोई लाइन क्या टेंजेंट होगी कॉनिक से, उसकी कंडीशन क्या होती है। तो मान लो आपके पास कॉनिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपके पास कॉनिक दिया हुआ है, आपको एक लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है, लाइन दी हुई है। ठीक है, लाइन कैसी दी हुई है, ये दी हुई है आपको लाइन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर जीरो। मान लो ये लाइन दी हुई है, आपको लाइन को इस फॉर्म में लिखना है। पहले तो जो लाइन दी होगी उसको इस फॉर्म में लिखना है, और कॉनिक की इक्वेशन आपको पता ही है, बार बार आपको लिखवाऊंगा नहीं, एक बार लिखवा दे रहा हूँ। और आपको एक कॉनिक दिया हुआ है, आपको ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अब चेक करना है भैया ये कॉनिक और लाइन आपस में टेंजेंट, मतलब ये लाइन इस कॉनिक के टेंजेंट है कि नहीं है। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है ये एल स्क्वायर बी सी माइनस एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए सी माइनस जी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए बी माइनस एच स्क्वायर प्लस टू एल एम एफ जी माइनस। देखो यदि आप इतने खतरनाक फॉर्मूले को याद कर सको, सामर्थ्य हो, तो बिल्कुल करो और एक क्वेश्चन में एक नंबर पा जाओ। वरना मेरा सलाह तो ये रहती है कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बिकॉज आपके पास समय उतना ही है। जो क्वेश्चन तुरंत तुरंत लग जाते हैं उनको कर लो शॉर्टकट ट्रिक से, और जो नहीं लग रहा है उनको लास्ट के लिए छोड़ दो। ये कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, नोट्स में आपको बढ़िया हैंड राइटिंग में इसको दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, ये एफ एच है, ये एफ एच है, एफ एच माइनस बी वाई है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। आप ए बी एच जी एफ सी निकाल लो, एल एम एन निकाल लो, लाइन को और कोण को देखकर उन सब वैल्यूज को यहाँ पुट कर दोगे। अगर ये वैल्यू जीरो आती है तो यानी कि टेंजेंट होगा इसके, वरना नहीं होगा। ठीक है, जनता जनार्दन अगर आप याद कर सको तो ठीक है, वरना आप बस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि टेंजेंट कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं लाइन, ये कंडीशन होती है। ठीक है, हालांकि मैंने इसको अपने टाइम पे याद नहीं किया था बिकॉज वाई टू। ठीक है, ओके। अब आते हैं कुछ शॉर्टकट्स में, कुछ ट्रिक्स याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर मेरे पास लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, अगर मेरे पास लाइन की इक्वेशन है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान सुनना, अगर इस फॉर्म में लाइन दी है, या फिर आप इस फॉर्म में लाइन को ले आओ, ये कौन सा फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर इसमें ले आओ तो ये लाइन टच करेगी, ये लाइन टच करेगी ये लाइन टच करेगी सर्कल जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इफ, ध्यान सुनो, कोई भी लाइन की इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख दो, और फिर आप अपने आप से पूछो क्या ये लाइन इस तरह के सर्कल को, इस इक्वेशन के फॉर्म के सर्कल को, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन है, टच करेगी। तो उसी कंडीशन क्या होती है, उसी कंडीशन होती है सी स्क्वायर, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, इसकी इक्वेशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक कर लेना। ठीक, ये लाइन क्या इस तरह के एलिप्स को टच करेगी, कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कंडीशन है। यही लाइन क्या इस हाइपरबोला को, इस फॉर्म के हाइपरबोला को टच करेगी, कंडीशन है ये लाइन क्या इस पैराबोला को, जिसका फॉर्म है राइट हैंडेड चैनल फॉर्म 4x, टच करेगी कि नहीं करेगी, कंडीशन है। तो इन कंडीशन को चेक करके बता सकते हो कि भैया ये लाइन सर्कल को, एलिप्स को, हाइपरबोला को या पैराबोला को टच करने वाली है कि नहीं करने वाली है। ट्रिक होती है। ठीक है, ठीक। इलिप्स की एक और कंडीशन होती है, मैं लिखवा दे रहा हूँ इसको। एक और कंडीशन है कि मान लो कि इलिप्स का फॉर्म यही है, इलिप्स का फॉर्म यही है, लेकिन जो लाइन है वो इस फॉर्म में दी है, सॉरी एल एम लिख दिया। मान लो इस फॉर्म में लाइन दी हुई है, ठीक है, तो क्या इलिप्स को टच करेगी कि नहीं करेगी, इसकी कंडीशन ये भी होती है, याद रख लो। ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, ये भी कंडीशन होती है, पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके पर न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, कि अगर आपको लाइन दी हुई है इस फॉर्म में, आप इस लाइन को उस फॉर्म में लिख दो, y का कोफिशिएंट m हो जाएगा, x का कोफिशिएंट l हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म n हो जाएगा। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन से आप a और b निकालना सीख चुके हो, a और b कैसे निकलता है, बस इस कंडीशन में पुट करोगे और आपको क्या मिल जाएगा कि भैया टच करती कि नहीं करती। मान लो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस a, या फिर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा या बीटा इन वैल्यूज के लिए कि लाइन कब टच करेगी कब नहीं, मतलब बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इन कंडीशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं एमसीक्यू, एक कंडीशन ऑफ टेंडेंसी के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसा कराता हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसको। जैसे ये क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 टच, किसको टच कर रही है, इसको टच करो। ठीक है, सॉल्व करो बिना मेरे सोल्यूशन को देखे, वीडियो पॉज करके। देखो ये किस तरह का ये सर्कल भी है। अच्छा, सर्कल के बजाय मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको सर्कल फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो सर्कल की कंडीशन क्या थी, सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ओके, तो इस इक्वेशन में से ए की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, दोनों वैल्यू सेम, और हमको ए निकालना। अच्छा, ये ए और ए थोड़ा सा मैच कर रहा है, इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ। ठीक है, अल्फा, मैं थोड़ा सा फॉर दैट वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, एक बार बार ए आ रहा है तो कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, फॉर दैट वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक, अच्छा और क्या क्या दिया है इसमें हमको, एल, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन नहीं यूज कर सकते। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस इस क्वेश्चन में हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो मैं मेथड गलत नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज हमको निकालना है एल की वैल्यू, हमको एल पूछा गया है कि एल की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स का कोफिशिएंट फॉर लाइन। लेकिन इस कंडीशन टेंडेंसी में एल का कोई जिक्र ही नहीं है, तो क्या किया जाए फिर। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ध्यान सुनना, यहाँ पे हम लोग जाएंगे कि हम लोग इसी सर्कल की इक्वेशन को हम लोग एलिप्स के फॉर्म में चेंज कर देंगे। मैं सर्कल को एलिप्स नहीं बना रहा हूँ, ये मत सोच लेना, मैं सर्कल को एलिप्स नहीं बना रहा हूँ, मैं बेसिकली इसकी फॉर्म चेंज कर रहा हूँ एलिप्स के फॉर्म में। देखो एक सर्कल एलिप्स ही तो होता है, एक सर्कल क्या है, एक सर्कल एक एलिप्स ही है। ठीक है, याद रखना, जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है, या फिर कह सकते हो एक सर्कल एक एलिप्स है जिसके दोनों फोकस सेंटर पे कोइंसाइड कर जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, सर्कल को चपटा कर दो एलिप्स बन जाता है, तो उल्टा कर दो एलिप्स को, ठीक कर दो सर्कल बन जाएगा, वही बात है। तो मैं इस सर्कल की क्वेश्चन को एलिप्स के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, क्यों, क्या कर रहा हूँ भैया, क्या सुख मिल रहा है ऐसा करने से। सुख ये मिला कि मेरे को ए की वैल्यू मिल गई 2 और बी की वैल्यू मिल गई 2। कैसे मिली भैया, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या होता है, एक्स ए स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर के नीचे क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अच्छा, और एल की वैल्यू अल्फा है जो हमको निकालनी है, एम की वैल्यू 2 है वाई कोफिशिएंट, और एन की वैल्यू कांस्टेंट टर्म मतलब कि 3 है। अब एल एम एन मिल गया, ए बी मिल गया। अब मैंने आपको क्या करवाया है, मैंने आपको ये कंडीशन याद कराई थी, ए एल स्क्वायर एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, याद है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर रख दो, यानी कि 4 इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू बी स्क्वायर मतलब कि 4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर मतलब कि 9। इस कंडीशन में यहाँ पे रखो, आंसर निकाल दो। ठीक, ए स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम की वैल्यू 1 रख लेना, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे एम की वैल्यू 1 रख लेना। ठीक है,
वह क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे, 1 रख लेना इसकी वैल्यू को, सॉरी। ठीक, पुट करो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं टेंजेंसी की कंडीशन के ऊपर। ठीक है, फाइन। क्या किया हमने, जो कॉनिक की इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने अपने स्टैंडर्ड कॉनिक की इक्वेशन में चेंज किया, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। लाइन की इक्वेशन दी हुई थी उसमें से एल एम एन निकाल दिया हम लोगों ने, कंडीशन में इस चीज को पुट की वैल्यू इसको, और जो पूछा गया था वो निकाल दिया हमने। ठीक, ओके, फाइन। ऑल राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट, मान लो मेरे पास कोई कॉनिक है, मेरे पास ये कॉनिक है। ठीक, अब किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम लोग इस कॉनिक के ऊपर दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये जाएगा और एक ये जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये मान लो ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, दो लाइंस है, L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। ठीक, ये लाइन क्या है, ये टेंजेंट्स है हमारे पास। तो अगर मेरे को एस एक कॉनिक की इक्वेशन दी हुई है, क्या दी है, कॉनिक की इक्वेशन दी हुई है, और ठीक है, और मेरे को x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है जहां से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं। तो उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, या फिर उन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही होते हैं ना, उन पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन क्या होती है वो आपको याद रखनी है, वो होती है ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन। यहाँ पे टी स्क्वायर क्या है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है जो हमने पढ़ते आए हैं आज तक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स वन, एक्स कॉमा वाई वन। और एस वन क्या है, आपने कॉनिक की इक्वेशन में एक्स वन कॉमा वाई वन पुट कर दिया। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन आपको याद रखना है, बस टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन याद रखना है। मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन के समझ में आ जाएगा सब। क्वेश्चन करो, मान लो ये कॉनिक है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 कॉनिक है, और 1,2 से पॉइंट है P। यहाँ से आपको पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है, फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। कैसे निकलेगा, देखो करना क्या है, सोल्यूशन, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करोगे फिर से करना चाहो तो। पहला काम है टी निकालना। पहले तो एस देख लो, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये मेरा एक्सप्रेशन है इसका। ठीक, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन मतलब कि 1, प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन मतलब कि वाई इंटू टू, ये भैया एक्स वन है ये वाई वन है। ठीक है, प्लस 2, 1/2 एक्स प्लस एक्स वन। ठीक है, ये हमारी टी की वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स प्लस 2y प्लस एक्स प्लस वन, यानी कि 2x प्लस 2y प्लस वन। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास टी आ गया। तो पेरोडाइनमिक की इक्वेशन क्या होती है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन होती है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू मतलब एस एस वन, एस मतलब ये, और एस वन का मतलब होता है इसी में आप इनको पुट कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू वन 2। ये आपकी आ गई पेरोडाइनमिक की इक्वेशन, आंसर। समझ में आ गया, ऐसे यूज करना होता है इसको। अब आता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लो ये मेरे पास कोई कॉनिक है, ये मेरे पास कॉनिक है जिसकी एक्सप्रेशन है एस। ठीक, अब कितना गंदा कॉनिक बनाया है। अब ठीक, अब मान लेते हैं कि मैंने एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये ले लिया। ठीक, पी पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ले लिए। ये जो दो टेंजेंट्स हैं पी पॉइंट के अबाउट गए हैं,
वो इस कॉनिक को 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है, इसी को हम लोग कह रहे हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया? यहां से आता है ये। कोई कॉनिक दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और हमको एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये निकालना है। हमको एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। कैसे निकलता है? अगर कॉनिक की इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, और x1 y1 से अबाउट हमको इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है। तो कैसे निकलती है इसकी फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है, याद रख लीजिए इसको, सिंपली ax(x1) प्लस b xy1 प्लस y(x1), वही चीजें हैं सारी, प्लस यहाँ b नहीं आएगा, यहाँ पे h आएगा, सॉरी। फिर यहाँ पे b y(y1), y स्क्वायर की जगह y(y1) आ जाएगा। 2g की मतलब g x प्लस x1 आ जाएगा। 2hy का मतलब होता है कि h y प्लस y1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है। अच्छा, इस पूरी चीज को हम लोग क्या ये नहीं कह सकते t इक्वल टू 0? भैया टेंजेंट की इक्वेशन ही तो है। भैया कॉनिक की इक्वेशन में जहां जहां एक्स स्क्वायर था वहां आपने एक्स एक्स रख दिया, जहां जहां एक्स वाई था आपने ये रख दिया, वाई स्क्वायर की जगह ये रख दिया, एक्स की जगह ये रख दिया, वाई की जगह ये रख दिया, तो आपने बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाली है। आपने टेंजेंट की इक्वेशन को इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिया, वो आपको कब मिल गई? आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया। तो इस बात को याद रखना। समझ में आ गया? क्लियर? ओके ओके। नॉर्मल लाइन, नेक्स्ट टॉपिक। नॉर्मल लाइन्स। मान लो कि मेरे पास एक कॉनिक है ये, और ये मेरे पास एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉन था, ठीक, एक टेंजेंट ड्रॉन है ये, ठीक है। अब मैंने जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया है, जिस पॉइंट टेंजेंट बनाया है, मैंने उसी पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की। नहीं समझे? मैंने कहा कि मेरे पास एक कॉनिक था, ठीक है, ऐसे एक कॉनिक है, और इस कॉनिक पर मैंने एक पॉइंट पी चूज किया जहां से मैंने एक टेंजेंट लाइन बनाई, और जिस पॉइंट के अबाउट मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, उसी पॉइंट के अबाउट मैंने टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल एट पॉइंट पी। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एट पॉइंट पी, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट याद कर लीजिए डेफिनेशन के बाद सीधे सीधे। फॉर पैराबोला, मैं पैराबोला में डबल एल क्यों लगाता हूँ बार बार? हाँ, फॉर पैराबोला y इज इक्वल टू 4x। अगर y इज इक्वल टू 4x पे पैराबोला होता है, तो उसकी जो इक्वेशन नॉर्मल होती है वो क्या होती है? वो होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am स्क्वायर, ठीक है। जहां पे हमको a पता है, a यहाँ से आ जाएगा, x के कोफिशिएंट को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको a मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन m कहाँ से आएगा? m आता है हमारा यहाँ से, माइनस वाई 1/2a, माइनस वाई 1/2a से आता है। और y1 क्या है? अरे भैया आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया रहेगा ना कि किस पॉइंट के बाद नॉर्मल की क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, y1 यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया? फाइन। उसी प्रकार से अगर मेरे पास अगर एलिप्स है, मेरे पास क्या है? मेरे पास एलिप्स है, और मुझे इस एलिप्स की नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट x1 y1। इसके अबाउट मुझे नॉर्मल, क्या y1 बनाया मैंने, बाप रे। हाँ, x1 y1, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। एलिप्स है, और एलिप्स में इस पॉइंट के बाद मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकलेगी? इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन क्या था, हाँ, x1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। ये होती नॉर्मल की इक्वेशन मेरी, ठीक है, याद रखना इसको। फाइन। सिमिलरली फॉर हाइपरबोला, अगर मेरे पास
ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है और मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है पॉइंट x1 y1 पे। वो क्या हो जाती है? कुछ नहीं, एलिप्स का आपको याद है, पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन वाई वन अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारी आती है नॉर्मल की इक्वेशन फॉर हाइपरबोला एट पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। आपको आई होप इस सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, जो कि है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मुझे अभी क्लिक किया ये। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली ये होता है, इस तरह की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्चुअली में जो डेफिनेशन आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, यहाँ से आती है कि हमारे पास एक टर्म होता है एसिम्प्टोट। क्या होता है? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट क्या होता है, ये अपने आप में पूरा टॉपिक है। देखो, मान लो मेरे पास ये कोई ग्राफ है, एक लाइन होती है। अब इस लाइन को ध्यान से देखना, ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ इस लाइन को कहीं ना कहीं जाके इंफिनिटी पे टच कर लेगा। टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ इस लाइन को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं जाके इंफिनिटी पे टच कर जाएगा। ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोट। ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। जैसे जैसे आपने ऐसा कर देखा होगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है कि इस ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने आप में क्या बन गए हैं? एसिम्प्टोट्स बन गए हैं। क्या आप ये जो ग्राफ है हमारा, ये एक्स को कहीं ना कहीं जाके इंफिनिटी पे टच करने वाला है, और ऊपर ये जाके कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को इंफिनिटी पे जाके टच करने वाला है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या बन गए इस ग्राफ के लिए? इसके एसिम्प्टोट्स बन गए। समझ में आ गया एसिम्प्टोट क्या होता है? एसिम्प्टोट इज बेसिकली टैंजेंट एट इंफिनिटी। ये डेफिनेशन होती है एसिम्प्टोट की, कि जहां पे ये लाइन ग्राफ को इंफिनिटी पे जाके टच करने वाला है, उसकी तरफ जा रही है ग्राफ, लेकिन ग्राफ उसको एक्चुअली टच नहीं कर रहा है, लग रहा है कि अनंत काल पे जाके टच कर लेगा उसको। ऐसी लाइन को हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। टैंजेंट ही होती है तरह की, लेकिन टैंजेंट एट इंफिनिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली एक हाइपरबोला, एक हाइपरबोला जिसके दो एसिम्प्टोट्स होते हैं, एक हाइपरबोला के दो एसिम्प्टोट्स होते हैं, और जब वो दो एसिम्प्टोट्स आपस में परपेंडिकुलर हों, जब हाइपरबोला के दो एसिम्प्टोट्स, हाइपरबोला के दो एसिम्प्टोट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसे हाइपरबोला को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। समझ में आ गया? आई होप अब क्लियर हो गया होगा क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक टॉपिक छोटा सा रह गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम्म, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, जो इक्वेशन ऑफ जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह का। ये जो मैंने बना रहा हूँ इसको ऐसा दिखता है ये। ऐसा देखो, ये एसिम्प्टोट्स है कि नहीं है? ये भी एक एसिम्प्टोट है, ये भी एक एसिम्प्टोट है, और ये आपस में एसिम्प्टोट क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, इस तरह का शेप हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? अब इक्वेशन नॉर्मल क्या होती है ऐसे हाइपरबोला के लिए? वो होती है, पहले तो क्या करोगे, मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वन वाई वन, इनको हम लोग लिखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। पहले तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हम लोग पहले तो जो एक्स वन वाई वन होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक है, अब बाद में जो हमारी इक्वेशन आती है, इक्वेशन नॉर्मल, वो आती है। ठीक है, ये होती है इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ये पूछ लेता शुरू शुरू में एकदम एमसीक्यू में, डायरेक्टली आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका पोल एंड पोलर लाइन। जो हमने थ्री में पढ़ा था एकदम सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको दिखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कॉनिक है। ठीक है, मेरे पास एक कॉनिक है, और ये कॉनिक जो है, मैंने एक पॉइंट लिया ए, मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल फिक्स पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, और
ये जो ए से मैंने एक लाइन खींची, मैंने ए से लाइन खींचना शुरू किया, मैंने ए पॉइंट से लाइन खींचने मैंने ए पॉइंट से लाइन खींचने शुरू किया। मतलब मैंने एक पहले एक्सटर्नल पॉइंट लिया, मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, एक कॉनिक ले लिया मैंने, और ये जो लाइन खींची मैंने इस पॉइंट से पास होते हुए, जो मैंने माना था एक्सटर्नल पॉइंट, वो इसको कट करती है दो पॉइंट्स पर, पी और क्यू पे कट करती है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैंने एक पॉइंट लिया एक्सटर्नल ए, और इस ए पॉइंट से मैंने बहुत सारी लाइंस खींची, और ये लाइंस क्या कर रही हैं, कॉनिक को दो जगह कट कर रही हैं, एक पी पॉइंट पे, एक क्यू पॉइंट पे। समझ में आ गया? अब मैंने एक पॉइंट ले लिया आर, रैंडमली एक आर पॉइंट चूज किया, और ये आर पॉइंट मैंने चूज ऐसा किया है कि वो एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 1 अपॉन ए पी, मतलब ए पी ये डिस्टेंस है पूरी पूरी, जो वाली डिस्टेंस ये ए पी है, प्लस 1 अपॉन ए क्यू ये वाली डिस्टेंस, इज इक्वल टू 2 अपॉन ए आर ये डिस्टेंस। ठीक है? यदि, फिर से बोलता हूं मैं, मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट चूज किया ए, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने बहुत सारी लाइन खींची, बहुत सारी लाइन खींची, इन्फाइनाइट लाइंस खींची, और इन सारी लाइंस को जब मैं खींचता गया तो ये कॉनिक को दो जगह कट कर रही थी, पी और क्यू पॉइंट पे कट करनी थी। हर बार एक लाइन ली, वो कॉनिक दो जगह पे कट कर रही है। जैसे मैंने ये लाइन ली तो ये कट कर रही थी, मैंने एक लाइन ये ले ली, ये दो जगह कट कर रही है इस पॉइंट को, मैंने बहुत सारी लाइन ले ली। इन सारी लाइंस को जब मैंने देखा, मैंने एक पॉइंट चूज किया आर, मैंने एक पॉइंट चूज किया आर, R1, R2, R3, हर बार करता गया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इन आर्स का जो लोकस बन रहा है, इस लोकस को हम लोग कहते हैं पोलर लाइन। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर से बोलता हूं मैं लास्ट टाइम, मेरे पास एक कॉनिक था, मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट था, एक कॉनिक था, एक एक्सटर्नल पॉइंट था। इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने बहुत सारी लाइंस खींची। हर बार लाइन खींचने पर मैं दो काम कर रहा हूं, मैं एक चूज कर रहा हूं पॉइंट आर, सच दैट वो ये कंडीशन फॉलो कर रही है हर बार लाइन खींचने पर। इन सारे आर्स का जो लोकस बन रहा है वो एक पोलर लाइन होती है। समझ में आ गया? मान लो एक कॉनिक था मेरे पास, ये मेरे पास, मैंने एक पॉइंट चूज किया, मैंने ये मान लो बहुत सारी लाइन खींची, मैं तीन दिखा रहा हूँ बस, मैंने बहुत सारी लाइंस खींची थी। हर बार ये लाइंस दो जगह कट कर रही हैं, कॉनिक को दो जगह कट कर रही हैं, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू कट कर रही हैं। मैं पॉइंट चूज कर रहा हूँ आर, और पॉइंट चूज कर रहा हूँ आर, हर बार R1, एक बार R2, एक बार R3, मैंने बहुत सारी लाइन खींचती गई और R1 R2 ऐसे करता गया। इन सारे आर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो होती है पोलर लाइन। और ये आर कैसे मिल रहा है हमको? ये आर हमको इस कंडीशन को फॉलो करके मिल रहा है। ठीक है, ये होती है, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये सारी लाइंस खींच रहे हैं। तो ये हो गया पोल और पोलर लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया? हमने जो स्फीयर में पढ़ा था पोल एंड पोलर प्लेन का कॉन्सेप्ट, इतना सेम वैसा ही है ये काफी हद तक। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं पोल। ठीक, अब सुनो ध्यान से, जो हमने पढ़ी थी इक्वेशन टेंजेंट के लिए, टेंजेंट लाइन के लिए, जो हमने कॉन्सेप्ट या ट्रिक पढ़ी थी, सेम अप्लाई होती है पोल या पोलर लाइन के लिए भी। सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि मान लो मेरे पास एक कॉनिक है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x इक्वल टू 0, और 1,2 एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये मेरा पोल है। इस पोल के रिस्पेक्ट में मेरे को इस कॉनिक के अबाउट पोलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकलती है? बड़ी आसान है, आप सोल्यूशन करिए। सेम ट्रिक जो हमने यूज की थी टेंजेंट के लिए, सेम यहाँ पे यूज होने वाली है। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x स्क्वायर वहाँ लिख दो आप x(x1), x1 की वैल्यू क्या है? ये x1 है, y1 है, x(x1), y की जगह y(y1), 2xy की जगह होता है 1/2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, x(y1), सॉरी, x(y1), x(y1) प्लस y(x1) प्लस 2x, मतलब कि x प्लस x1 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया पोलर लाइन की इक्वेशन। ठीक है, गॉट दैट? क्लियर? ओके, अब लास्ट है आज के लिए, लास्ट टॉपिक,
कॉन्जुगेट लाइन एंड कॉन्जुगेट पॉइंट्स। ठीक है, क्या होती हैं कॉन्जुगेट लाइंस और कॉन्जुगेट पॉइंट्स? मान लो मेरे पास एक कॉनिक था, ध्यान सुनना इस चीज को, और ये मेरे पास एक पॉइंट था ए, और इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में जो मेरे पास पोलर लाइन आई वो थी ये एपी। ये एपी क्या है? ये पोलर लाइन है इस पोल के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब मैंने देखा कि इस पोल के मतलब ए जो हमारे पास पोल है, ये मेरे पास पोल है, इस ए पोल के रिस्पेक्ट में जो ये पोलर लाइन मेरे को मिली है, ये पोलर लाइन एक पॉइंट बी से पास कर रही है बाहर। ध्यान सुनना, बस कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको बस रटना है फॉर्मूला। एक पोल था, उस पोल के रिस्पेक्ट में मैंने एक पोलर लाइन बनाई कॉनिक के अबाउट। ठीक, इस कॉनिक के अबाउट मैंने एक पोलर लाइन बनाई। इस पोल के लिए जो पोलर लाइन मैंने बनाई वो एक पॉइंट बी से पास कर रही है, और ये जिस पॉइंट से पास कर रही है पोलर लाइन, उस पॉइंट का, इस बी पॉइंट का जो पोलर लाइन है वो ए से पास कर रही है। मतलब इस पोल की पोलर लाइन बी से पास कर रही है और बी पोल की पोलर लाइन ए से पास कर रही है। जब ऐसा आपको दिख जाए कंडीशन, जो आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए, तो हम लोग कहते हैं कि इन लाइंस को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट लाइंस और इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स। बस खत्म, इतना कॉन्सेप्ट था। मतलब एक का पोल दूसरे, मतलब एक का पोल दूसरे पॉइंट के पोलर पॉइंट से पास कर रही हो और दूसरे पॉइंट का पोलर लाइन इस पॉइंट के पोल से पास कर रही हो। समझ में आ गया? क्लियर, आई होप। ठीक है, मतलब ए पॉइंट की पोलर लाइन बी से पास कर रही है और बी जो पॉइंट है इसको अगर पोल मान लो तो इसकी पोलर लाइन ए से पास कर रही है, तो इनको कॉन्जुगेट लाइंस और कॉन्जुगेट पोल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके, अब इसका जो फॉर्मूला है वो रख लीजिए आप आराम से। मान मेरे पास दो लाइंस है, मान लो मेरे पास दो लाइंस है, एक है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 और एल डैश एक्स, बाप रे, एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश बराबर 0। ये एक लाइन है और एक लाइन है। ठीक है, मान लो दो लाइंस है, इनको हम लोग कॉन्जुगेट लाइंस, इनको हम लोग कॉन्जुगेट लाइंस कब कहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू कॉनिक, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस जो भी हमारा पूरा टर्म आता है इक्वल टू 0 करके। ठीक है, जो भी है इसके लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपको याद रखनी है। बस आपको दो लाइन दी रहेंगी, आपसे पूछेगा भैया कॉन्जुगेट लाइन है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लोगे। क्या डिटर्मिनेंट है देखो, याद कैसे रखो डिटर्मिनेंट को, इसको याद करने ट्रिक याद देखो, ए बी सी और 0 लिख दोगे। ठीक, फिर एच जी एफ लिखोगे, एच जी एफ लिखोगे। ठीक, और फिर एल एम एन लिखोगे, और यहां से एल डैश एम डैश एन डैश लिखोगे और इक्वल 0 इक्वल कर दोगे। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो यानी कि ये लाइंस आपस में कैसी होंगी? कॉन्जुगेट होंगी, वरना लाइंस आपस में कॉन्जुगेट नहीं होंगी। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आ जाए तो आप कर सकते हो, टाइम बचे तो, वरना ये क्वेश्चन होता नहीं वैसे होता। ठीक है, जो बनते हैं क्वेश्चन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट वो ये वाला है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, बिकॉज पिछली प्रीवियस वाले से क्वेश्चन बनना मुश्किल है, अगर बन जाए तो सॉल्व करना ही बहुत लेंदी होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो वही दो लाइन्स है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 एंड एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश बराबर 0, अगर मेरे पास ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, और ये दो कॉन्जुगेट लाइन्स हैं, अगर किसी एलिप्स के अबाउट पूछी गई है कि ये भैया इस एलिप्स के अबाउट कॉन्जुगेट है कि नहीं बतावें, तो ये तब होता है यदि वो इस कंडीशन को फॉलो करे। क्या कंडीशन है? एल एल डैश ए स्क्वायर प्लस एम एम डैश बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एल। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में एमसीक्यू में कि भैया एलिप्स की क्वेश्चन दी है, दो लाइन दी है, बताओ भैया आपस में लाइन कॉन्जुगेट है कि नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इस कंडीशन में रखोगे, पुट करोगे और देखोगे है कि नहीं। समझ में आ गया? तो अब इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग।